नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। ये बयान तब दे दिया ना तो यूपी में कोई मुस्लिम समुदाय की ऐसी मांग है और पिछले 9 साल 3 महीने से इसी सरकार के अंतर्गत नमाज पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बकरीद पहली बार आई है। इससे पहले ईदें आ चुकी हैं। ईदों पर नमाज पढ़ी जा चुकी है और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कल से एक बड़ी सरगर्मी चल रही है उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एक खबर दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार में ना तो मोदी की मानी है और ना शाह की मानी। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। नीदरलैंड गए हैं, नॉर्वे गए हैं। इन जब देशों में गए तो मीडिया ने उन पर मुसलमानों पर सवाल किए। ऐसे दौर में योगी आदित्यनाथ का यह सवाल, क्या प्रधानमंत्री की यूएई की जो डील हुई है, जो समझौता हुआ है, उसको संकट में डालने का काम कर रहे हैं, या फिर विदेश में जो अभी मुसलमानों को प्रताड़ित करने का जो संदेश भारत से निकल रहा है, तो मोदी को फंसाने का या उनकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। क्या दिल्ली और लखनऊ में अब पूरा आंकड़ा ठीक उसी तरीके से भिड़ गया है जैसा एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में भिड़ा था? इस सब की इनसाइड स्टोरी समझने के लिए आलोक सर से पूछूंगा, सर पूरा मामला क्या है? देखिए, मुझे वो नहीं याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी और अटल जी के बीच में ज्यादा विवाद नहीं हुआ था। विवाद था कल्याण सिंह और अटल जी के बीच में, और कल्याण सिंह को फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसी सत्ता से बाहर गई कि 15 साल लगा उसको उत्तर प्रदेश में वापसी में, और लोकसभा चुनाव भी हार गए थे। उसके बाद 10 साल बाद चुनाव जीते। सुनने में ये आ रहा है कि योगी जी बहुत तनाव में है। उन्होंने मंत्रिमंडल में किसको क्या विभाग देना, वो अपने मन से फैसला कर लिया। और उनके इस फैसले से उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी जातियां, प्रभावशाली जातियां, कहीं न कहीं नाराज हैं। उनके नेता भी नाराज हैं। एक तो जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने आरएलडी से गठबंधन भी किया था लोकसभा चुनाव में। और भूपेंद्र चौधरी को जो विभाग बढ़िया नहीं मिला, उसको लेके भी जाट समाज में नाराजगी बताई जाती है। दूसरी तरफ कुर्मी समाज के एक नेता से एक महत्वपूर्ण विभाग ले लिया गया और उनको, कुर्मी समाज को कोई बड़ा विभाग दिया नहीं गया। और कुर्मी समाज वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थक रहा है 2014 से 2022 तक। 24 में उसने थोड़ा सा साथ छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर हार गई। एक तरफ मोदी जी ने कुर्मी समाज के एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो दूसरी तरफ सचान से एक महत्वपूर्ण विभाग लेके योगी जी ने कहीं न कहीं कुर्मी समाज की भावनाओं को आहत कर दिया। तो सुनने में आ रहा है कि ये सारा फैसला योगी जी ने खुद लिया और बड़ा जबरदस्त आक्रोश है पिछड़ी जातियों में। केशव मौर्य के खेमे के लोग भी काफी नाराज बताए जा रहे हैं, बहुत नाराज बताए जा रहे हैं कि अनर्गल उनको बदनाम किया गया कि वो पीडब्ल्यूडी चाह रहे थे। मैं बता रहा हूँ शिव कुमार जी, मैं बताना नहीं चाहता कि कहां से सूचना है, लेकिन सूचना उसमें आज ये जाते हैं अमर उजाला के कार्यक्रम में। और आपने सही कहा, एक हफ्ते बाद बकरीद, आप कह रहे हैं कि सड़कों पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। सड़क जो है नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है, और नहीं मानेंगे तो हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना आता है। उसके बाद जो उन्होंने बोला है शिव कुमार जी, वो बड़ा चिंताजनक बोल गए हैं। कह रहे हैं जब संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते, प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
उन्होंने इनडायरेक्टली मुसलमानों की एक तरह से मैसेज दे दिया, नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए, हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़क के नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। उसके बाद उनसे कहा कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। तो हमने कहा तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या कंट्रोल कर लो, सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेकार में संख्या बढ़ाई जा रही है। सभी को सिस्टम में रहना होगा, सभी को कानून का राज मानना होगा। कमाल है सर। कमाल है। ये वक्तव्य सुन रहे हैं आप? सर और मेरी बात पूरी हो जाने दी सुकुमार कुमार जी, तब मैं आपकी पास आऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार गए को निकले थे। सबसे पहले जानते हैं कहाँ गए थे? यूएई गए थे। हार्मुज की वजह से, स्टेट ऑफ हार्मुज की वजह से भारत समेत तमाम देश बहुत परेशान है। तो उन्होंने एक समझौता किया था कि पाइपलाइन के जरिए यूएई हमको गैस सप्लाई कर देगा और पेट्रोल डीजल की भी निर्बाध सप्लाई हमको मिलेगी, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता स्टेट ऑफ हार्मुज पे कम हो जाएगी, जहां से हमारी जरूरत का 60 से 70% पेट्रोल डीजल और गैस आता है। अब आप सोचिए, इस तरह का बयान कि संख्या ज्यादा है तो क्यों बढ़ा रहे हो। अब आप बोलिए क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री विदेश में हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ से बयान दे रहे हैं, आपके ही एक सहयोगी हैं एनडीए के, वो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि एक बच्चा 2 बच्चे पैदा करो कुछ नहीं देंगे, तीसरा बच्चा पैदा करो 3,000 देंगे, चौथा बच्चा पैदा करो 4,000 देंगे। तो सर ये तय तो ना, ये 3,000 4,000 नहीं बोला, 30,000 और 40,000। 4 बच्चे पैदा करोगे तो टोटल 95,000 रुपए देंगे। अच्छा 95 प्रोत्साहन राशि बांटी है कि आप जो है अपने परिवार को बढ़ाओ। तो सर ये तय तो करें कि बीजेपी और एनडीए क्या कहना चाहती है कि आप से सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश में मुस्लिमों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। तमाम सोशल मीडिया मतलब सोशल राइट्स एक्टिविस्ट विदेशों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और यहां इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हो कि यूपी में 9 साल का आपने जो शासन किया है, आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जानते हैं क्या क्या हुआ? 3 घटनाएं मैं बताना चाहूंगा। लखनऊ में एक ढाबे के सामने मारपीट हो रहा था, ढाबा संचालक रोकने चला गया, उसने वहां का बताया जा रहा है कि जो लोग मारपीट कर रहे थे उसके साथ वीडियो फिल्म बन गई थी, इससे नाराज होके वो भाग गए। लौट के आते हैं और ढाबा संचालक के सर में ठोक देते हैं 2 गोली, उसकी जान चली जाती है। मेरठ में एक दलित छात्रा एग्जाम देने जाती है, रहस्यमय स्थिति में उसका शरीर मिलता है, उसकी जान चली जाती है। और गाजियाबाद में एक हिंदू वाहिनी से जुड़ा एक आरोपी जो एक बेटी की आबरू लूटने के आरोप में बंद था, वो जेल से छूटता तो उसको हीरो की तरह उसका जुलूस निकाल के उसको जुलूस निकलता है, काफिले में जा रहा है। ये तो कानून व्यवस्था का आलम है। महिलाओं की स्थिति ये है। झांसी के बारे में जो खबर है उसकी में जो अभी तक जो खबर आ रही है, एक महिला ने दावा किया है, बेटी ने, कि उसके साथ हर 2-2 घंटे पर उसकी आबरू लूटी गई, उसको 15 दिन को उसको किडनैप किया गया है। क्योंकि ज्यादा डिटेल उसमें नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। जिस राज्य में, लखनऊ में जब इस तरह का कांड हो रहा है, मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछ रही है। वो अमर उजाला के कार्यक्रम में गए थे, योगी जी जाते हैं जो मन में आए बोल के चले जाते हैं, कोई काउंटर सवाल नहीं कर सकता है। और आज एक तस्वीर और आई है जिससे भारत शर्मसार हुआ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, नॉर्वे
प्रेस फ्रीडम के मामले में नॉर्वे दुनिया में नंबर 1 देश है। वहां के एक महिला पत्रकार ने मोदी जी से प्रेस फ्रीडम और इस पे सवाल पूछा, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया और चले गए। सर वीडियो दिखा देते हैं दर्शकों को। दिखा दीजिए, कॉपीराइट का मामला ना आ जाए। नहीं नहीं, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? चले गए सर। वो एक और फोटो है सर, वो भी जरा हम दर्शकों तक दिखा देते हैं कि बड़ी हैरान कर देने वाली है कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे थे, तब तक कोई फोटो खींचा गया तो पूरा सामने मुंह के क्या दिखाई दे रहा है आपको? टीपी दिखाई दे रही है और किसी के सामने नहीं है। नहीं, टीपी को मैं बुरा नहीं मानता हूँ। देखिए, मैं इस चीज का टीपी का बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। सबको पता है टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़कर भाषण देते हैं। कई नेता हाथ से लिखा हुआ कागज लेके बोलते हैं, तो टेलीप्रॉम्प्टर है यार, इसमें कोई बुराई नहीं मानते हैं। मैं समझता हूँ, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इंटरनेशनल ज्वाइंट प्रेस एड्रेस कर रहे हैं, तो वहां आपको आंकड़ों की और तमाम चीजों की बात करनी होती है, उसका बुरा नहीं है। लेकिन अगर विदेश में कोई महिला कहती है कि मैडम सर आप प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हो, आप किस बात का ये दावा करते हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बार बार इस बात का ढिढोरा पीटते हैं नरेंद्र मोदी जी दुनिया के हर मंच पे, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि अब आप जवाबदेह होते हैं मीडिया के प्रति, जनता के प्रति। आप बिना जवाब दिए चल दिए, एक तरफा संवाद तो नहीं चलेगा ना। और सुनिए, जो आज योगी जी ने किया है, उससे अगर यूएई की जो डील हुई है, अगर उस पर फर्क पड़ गया तो किसकी परेशानी बढ़ेगी? किसकी परेशानी बढ़ेगी बताइए? क्या जनसंख्या को रोकने के लिए कोई कानून बना है क्या, कि नहीं आपको इतने ही बच्चे पैदा करने होंगे, ऐसा कोई कानून पास हुआ है क्या? नहीं। तो किस आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं कि संख्या बढ़ गई है तो उसको नियंत्रित करो? तो क्या सर योगी जी ने अपनी सरकार के आंकड़े नहीं देखे हैं? जो मुस्लिम प्रजनन दर है वो 2.25 हो गई है। नहीं, अब बताइए, वही सवाल ये उठता कि मैं होता तो पूछता। अरे हम सरकार आपको झूठ बोल पूछ रही रहे है कि ये झूठ बोल रहे हैं? बात तो तय होनी चाहिए, झूठ कौन बोल रहा है? अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मैं बिल्कुल सही बात है, सड़क चलने के लिए होती है, फिर सड़क पे बाकी दूसरे धर्मों के धार्मिक आयोजन भी नहीं होने चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि इस देश में एक कानून आप एक मजहब के लिए रखेंगे, एक कानून दूसरे मजहब के लिए रखेंगे। फिर सड़क पे कोई भी धार्मिक आयोजन के लिए सड़क पे अवरोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सर आज लखनऊ से कोई तस्वीर आई है जिसमें डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए कोई मंत्री रिक्शे फिक्से से गया हो, कोई साइकिल से गया हो? अरे ये इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे गाड़ियों से काफिला चल रहा हो, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा हो, उसे मैं इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं। आज जो है सीएनजी का दाम 1 रुपया और बढ़ गया, पहले 2 रुपया बढ़ा था, चुपके से 1 रुपया बढ़ा है। आज एक बड़ी बात कही है हमारे पत्रकार साथी आदेश रावल ने कि मैं गांव गया था और गांव जाने के बाद मैंने महसूस किया कि मोदी सरकार अगर पेट्रोल डीजल का दाम अगर 20 रुपए लीटर भी बढ़ा देगी तो भी वो चुनाव जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि इस देश में 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का राशन मिल रहा है, उसके आगे उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। भले इसका अर्थव्यवस्था पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़े। आज चर्चा होनी चाहिए थी कि डॉलर जो है 96 रुपए पार कर गया। पिछले 5-6 महीने के अंदर डॉलर जो है वो 90 से सीधे 96 पहुंच गया। लगभग हम डॉलर रुपए के मुकाबले 7-8% महंगा हो गया। भारत सरकार
कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। अगर कोई परेशानी है तो सरकार सच बोले ना। लखनऊ में यह भी खबर थी कि बहुत से पेट्रोल पंप में आज पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं था, और सरकार कहती है कि नहीं, सबकी सप्लाई पूरी है। योगी जी को इस वक्त गर्मी बहुत जबरदस्त है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए योगी जी को कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। आम जनता को महंगाई से राहत मिले, लेकिन वो जाके भाषण दे रहे हैं, जबकि कहीं किसी मुस्लिम संगठन ने ये नहीं कहा था कि हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे। कोई बयान आया था क्या? कोई बयान आया था? तो आप अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। सर क्या इस बयान के बाद पूरे विश्व के मुस्लिम कंट्रीज फिर पहले की तरह करेंगे? आपको याद होगा कि एक बार यूएई और अरब कंट्रीज के कई राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। चाइना जब बुरे दौर से गुजर रहा था तो इन सभी देशों ने उससे पहले भारत में इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया। उस दौरान नई नई बीजेपी सरकार बनी थी, हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर था। ये लोग सब चाइना की तरफ चले गए। चाइना उस समय थोड़ी सी परेशानी के दौर से गुजर रहा था, चाइना खड़ा हो गया। अभी फिर एक बार 2024 में फिर उन सब ने इधर मन बनाया कि भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए। मोदी जी ने कई शेखों की बड़ी बढ़ चढ़कर अगवानी की, लेकिन उसी दौरान हिंदू मुसलमान का तारतम्य फिर चढ़ा। एक बार फिर सब देश यहां से इन्वेस्टमेंट करने का अपना मन बदल लिया। तो सर क्या इन्वेस्टमेंट होगा तभी देश प्रगति करेगा? कैसे करेगा? नहीं, एक तरफ समझिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई गए थे तो यूएई ने कहा था कि वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग $5 अरब यानी 41,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। और भारत और यूएई के बीच में एलपीजी सप्लाई और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, और इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या ये समझौते सर चल पाएंगे? कोई पैसे भी लगाए? सवाल ये उठता है कि जब भारत के ऊपर सवाल उठता है, भारत की लोग, आप योगी जी ये बताएं ना। योगी जी दावा करते हैं कि कितने लाख करोड़ का उन्होंने निवेश का एमओयू साइन कर लिया है। यदि बता दें कि कितना लाख करोड़ का निवेश एक्चुअली जमीन पर उतरा है। भाई, किसी मुस्लिम संगठन ने कहा कि हम जो है हर हाल में सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, ऐसा कोई बयान है? बिल्कुल नहीं है। फिर अकारण क्यों बयान दिया गया? चुनाव आ रहा है सर नजदीक। नहीं, चुनाव अभी तो है नहीं। चुनाव की सर आज दिल्ली में बड़ी चर्चा है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में। अब ये तो सर कुछ भी कर लीजिए सर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये जिन लोगों ने ये दावा किया था, जो लोग इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि प्रभु श्री राम का लाने का जिन्होंने दावा कर दिया था, बताइए, प्रभु श्री राम की वजह से हम लोग ये दुनिया है, ये लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने प्रभु श्री राम को लाया। और उसका जनता ने, उत्तर प्रदेश की विद्वान जनता ने जब अपना फैसला सुनाया था तो चेहरे तो उतर गए थे योगी जी के 4 जून 2024 के बाद। नमस्ते नहीं हुई थी उसके बाद की मीटिंग में सर, याद होगी वो तस्वीर आपको। तो मुख्य मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर पे आप फेल हैं। आप प्रदेश में निवेश ला नहीं पा रहे, महंगाई रोक नहीं पा रहे, इसलिए आप इस तरह के बयान देके चुनाव को धार्मिक आधार पर लड़ना चाहते हैं। जो हमको ऐसा उत्तर प्रदेश में इस बार धार्मिक आधार पे चुनाव लड़ना, ले जाना जो मोदी योगी जी चाह रहे हैं, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। सर असल में इस बार ध्रुवीकरण होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। पेट का सवाल है, मजदूरी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। और अगर सर्वोच्च अदालत बेरोजगारों को कॉकरोच बताती हो और उसी समय कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी बन जाती हो, जिसमें आज लगभग 2 लाख लोग अपने आप ज्वाइन कर गए हैं,
तो आप क्या अच्छा, सोचते हैं? ये नई जानकारी आपने दी, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। अरे सर, हमने पूरा प्रोग्राम किया है, कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा हमने मैनिफेस्टो और वो सब दिखाया है। चलिए, अच्छी मीनू बात जी है, के मैं भी देखूंगा। मीनू जी के साथ पूरा प्रोग्राम किया है। और आज वेबसाइट का भी लिंक हम भेज रहे हैं, आप पढ़िए उसे। महुआ मोत्रा ने ज्वाइन कर ली, टीएमसी की सांसद ने, और आपके वो कीर्ति आजाद झा ने ज्वाइन कर ली। अगर सभी विपक्षी सांसदों ने ज्वाइन कर ली, उसका जो पहला मैनिफेस्टो का शब्द है वो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त एक वोट भी काट देगा तो उसे तत्काल यूएपीए की तरह तहत जेल भेजा जाएगा। नंबर 2, किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रखा जाएगा। नंबर 3, अगर कोई सांसद दल बदल करता है तो उसे 20 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इतने पर भी नहीं माना तो किसी भी संस्थान में उसे बैकडोर से भी एंट्री नहीं मिलेगी, किसी भी राजनीतिक दल में। बड़ा गजब का बनाया 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। नहीं, और बिल्कुल इसको देखा जाता है। होड़ मची है शामिल होने की। और युवा अगर इस वेबसाइट पे 10-20 लाख युवा जुड़ गया तो सर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एकदम बदलाव हो जाए। सब लोग तो देखते रह जाए। कॉकरोच, तो हम लोग देखेंगे कि मार्च 2027 में कॉकरोच जनता पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। चलिए देखते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।